हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय दम स्टैटिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिजिक्स का वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस टॉपिक का नाम क्या है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाने अथवा घटाने में उपयोग होता है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर में एक शब्द आया है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? क्योंकि अन्योन्य प्रेरण इसका ही मुख्य शब्द है। जो ट्रांसफार्मर होता है इसका मुख्य शब्द क्या है? अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? आप लोग जैसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में अन्योन्य प्रेरण हेडिंग पढ़ चुके होंगे। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है कि जैसे हम दो कुंडली ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक कुंडली इधर ऐसे बनी हुई है और दूसरी कुंडली इधर बनी हुई है। एक कुंडली ले लेते हैं और इसमें क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं। इसके पास रखी दूसरी कुंडली जो होगी उसमें हम धारा नहीं प्रवाहित करेंगे, मतलब पहली ही कुंडली में हम क्या करेंगे? धारा प्रवाहित करेंगे और फिर धारा में परिवर्तन करेंगे तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। मतलब इस पहली कुंडली में अगर हम धारा प्रवाहित करें और फिर धारा में परिवर्तन करें तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे दूसरी कुंडली में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। मतलब इस वाले दूसरी कुंडली में क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस घटना को अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर की रचना क्या होती है? चलो इसको देखते हैं। ट्रांसफार्मर की रचना क्या होती है कि जैसे हम ट्रांसफार्मर में देखेंगे तो नर्म लोहे की क्रोड होती है। क्या होती है? ट्रांसफार्मर में ये सब क्या है? नर्म लोहे की क्रोड होती है। नर्म लोहे की क्रोड पर लिपटी तांबे के तार की दो कुंडलियां होती हैं। मतलब इसमें क्या कर देते हैं? दो कुंडलियों को लपेट देते हैं अपोजिट साइड। एक इस साइड है तो दूसरा इस साइड होगा। इसी तरह से अगर इस साइड एक को लपेटेंगे तो दूसरा इस साइड हम लपेट देंगे। तो यहाँ पे क्या होती है? दो कुंडलियाँ होती हैं और ये एक दूसरे से विद्युत रोधी होती है। विद्युत रोधी का मतलब हुआ कि ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। मतलब इसमें करंट का एक में फ्लो कराएंगे तो दूसरे में टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो शॉर्टेज हो जाएगा। तो एक कुंडली को क्या कहते हैं? प्राथमिक कुंडली N∗P और दूसरी कुंडली को हम क्या बोलते हैं? द्वितीय कुंडली N∗S कहते हैं। प्राथमिक कुंडली जो होती है इस पे हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, मतलब इसको वोल्टेज देते हैं और ये वोल्टेज यहाँ पे जो देते हैं उसको हम बढ़ा या घटा कर किस पे पाते हैं? द्वितीय कुंडली पर। तो इस वजह से पहली कुंडली को हम निवेशी कुंडली भी कहते हैं और दूसरी कुंडली को निर्गत कुंडली कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है यह ट्रांसफार्मर? दो प्रकार का होता है। सबसे पहला क्या है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है। मतलब ये क्या काम करता है कि अगर लो वोल्टेज है, कम वोल्टेज है, तो उसको हाई वोल्टेज में परिवर्तन कर देगा। तो मतलब एक ऐसे होता है कि यहाँ पे जैसे देखेंगे आप, ये कुंडली है, पहली कुंडली है। जब हम पहली कुंडली में देखते हैं इसमें फेरों की संख्या क्या होगी? कम होगी। फेरों की संख्या कम होने की वजह से फ्लक्स क्या होगा? कम होगा। अब जैसे यहाँ प्रत्येक फेरे से अगर हम बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मान लें कि φ∗b है। कितना है? φ∗b है। यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं? φ∗b है। तो अगर इसमें 3 फेरे हैं तो 3 φ∗b हो जाएगा। और दूसरी कुंडली में भी प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है? φ∗b है। और इसमें मान लेते हैं 5 फेरों की संख्या है तो क्या हो जाएगा? 5 × φ∗b। मतलब इसका क्या हो जाएगा? फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ज़्यादा फ्लक्स होने की वजह से इसमें इसका वोल्टेज भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब ये लो वोल्टेज से को कन्वर्ट कर देता है किसमें? हाई वोल्टेज में। ठीक है। तो यहाँ पे ऊंचाई ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलना। इसमें क्या होता है कि N∗P इज लेस देन N∗S होता है। मतलब N∗P मतलब पहली कुंडली में फेरों की संख्या दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या से कम होती है। तो इसी प्रकार से क्या होता है? अपचाई का काम क्या होता है कि ये हाई वोल्टेज को क्या करेगा? लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। मतलब उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदल देता है। तो ये काम होता है। इसी प्रकार से आप अपचाई ट्रांसफार्मर भी का लिख सकते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर भी। तो क्रियाविध अब क्या आती है इसकी? क्रियाविध। तो आइए हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्रियाविध। इसका क्रियाविध क्या होता है फ्रेंड्स? क्रियाविध में होता है कि जब प्राथमिक कुंडली क्या होती है? जब प्राथमिक कुंडली के सिरों पर निवेशी वोल्टेज क्या करते हैं? जब प्राथमिक कुंडली पर हम क्या करते हैं? प्राथमिक कुंडली के सिरों पर निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करते हैं तो परिणामी धारा, मतलब इसमें जब क्या करेंगे? प्राथमिक कुंडली में हम क्या करेंगे? वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? परिणामी धारा, जो उसमें धारा प्रवाहित होगी
वो क्या करेगी, क्रोड में प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगी। यहाँ पे फ्लक्स थोड़ा सा ऊपर लिखा है तो इसको देख लीजिएगा, क्या करेगी, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है उसको हम मान लेते हैं कि ये आदर्श ट्रांसफार्मर है। कैसा ट्रांसफार्मर है, आदर्श ट्रांसफार्मर है। आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है, मतलब जैसे इसमें जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे इसके क्रोड से जो भी यहाँ पे फ्लक्स से पास होगा वो फ्लक्स का ह्रास नहीं होगा। मतलब इसमें जितना यहाँ से फ्लक्स यहाँ से इस क्रोड से गुजरेगा वो सारा फ्लक्स क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल से भी गुजरेगा, मतलब फ्लक्स का ह्रास नहीं होता है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम आदर्श ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो यहाँ मान के चलते कि ये जो ट्रांसफार्मर है वो कैसा ट्रांसफार्मर है, आदर्श ट्रांसफार्मर है, मतलब फ्लक्स का कोई ह्रास नहीं होता है। अतः क्रोड का संपूर्ण फ्लक्स क्या होगा, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कुंडलियों से गुजरता है। क्या होता है, दोनों कुंडलियों से गुजरता है। माना प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध फ्लक्स क्या है, फाई सफिक्स बी है। मतलब पहले कुंडली के प्रत्येक फेरे का फ्लक्स कितना है, बद्ध फ्लक्स फाई सफिक्स बी है, और दूसरी कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध फ्लक्स क्या है, फाई सफिक्स बी है। अतः स्वप्रेरण के कारण प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, ई सफिक्स पी। ये फैराडे का नियम आप पढ़े होंगे कि अगर किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं और फिर धारा में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और जिसके कारण क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो किसके बराबर होता है, एन डी फाई अपान डी टी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ई सफिक्स पी बराबर माइनस एन सफिक्स पी डी फाई सफिक्स बी अपान डी टी होगा। एन सफिक्स पी क्या है, पहली कुंडली में फेरों की संख्या है। इसी प्रकार से हम क्या बोलेंगे, अन्योन्य प्रेरण के कारण प्राथमिक यहाँ नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ क्या होना चाहिए, द्वितीयक होना चाहिए। द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ई सफिक्स यस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस एन सफिक्स एस। यहाँ प्राथमिक नहीं होगा, यहाँ द्वितीयक होगा, इसको कर लेना आप, यहाँ पे करेक्शन कर लेना। तो कुंडली में क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई सफिक्स एस बराबर क्या होगा, माइनस एन सफिक्स एस डी फाई सफिक्स बी अपान डी टी होगा। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, मतलब हम समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 1 से भाग देंगे, मतलब इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे। तो ई सफिक्स एस अपान ई सफिक्स पी बराबर क्या हो जाएगा, एन सफिक्स एस अपान एन सफिक्स पी। क्यों, क्योंकि डी फाई सफिक्स बी और डी फाई सफिक्स बी अपान डी टी ये दोनों में सेम है, जिसकी वजह से ये कट जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा इतना। अब प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध क्या है, शून्य माना है हमने, क्योंकि आदर्श ट्रांसफार्मर की तरह इसको माने हैं, और प्राथमिक कुंडली में जो प्रतिरोध है उसका भी प्रतिरोध क्या माने हैं, शून्य है। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा ई सफिक्स पी, वो इस पे जो वोल्टेज होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा टर्मिनल वोल्टेज जिसको बोलते हैं वी सफिक्स पी के बराबर होगा। और इसी प्रकार से हम क्या बोलेंगे, या द्वितीय कुंडली के सिरे मुक्त होने का मतलब इसमें ऐसा मान सकते हैं कि इसमें जो करंट है वो ना के बराबर फ्लो हो रही है, बहुत बारीक करंट फ्लो हो रही है, जिसको हम ना के बराबर मान सकते हैं। अगर करंट बहुत कम है तो मतलब वोल्टेज क्या होगा, सेकेंडरी वोल्टेज जो होगा वी सफिक्स एस वो ई सफिक्स एस के बराबर होगा। तो ये बराबर हो जाएगा वी सफिक्स क्या है, वी सफिक्स एस बराबर ई सफिक्स एस हो जाएगा। मतलब यह द्वितीय कुंडली के सिरे क्या हो, मुक्त हो, तो वी सफिक्स एस बराबर ई सफिक्स एस हो जाएगा। अतः यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वी सफिक्स एस अपान वी सफिक्स पी, ये वैल्यू मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे ई सफिक्स एस अपान ई सफिक्स पी में ई सफिक्स एस के जगह हम क्या रख देंगे, वी सफिक्स एस, और ई सफिक्स पी के जगह पे क्या रख देंगे, वी सफिक्स पी। तो वी सफिक्स एस अपान वी सफिक्स पी बराबर क्या हो जाएगा, एन सफिक्स एस अपान एन सफिक्स पी हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, एक फार्मूला मिल जाएगा, वी सफिक्स एस अपान वी सफिक्स पी बराबर एन सफिक्स एस अपान एन सफिक्स पी, और इसको और इक्वल भी लिख सकते हैं क्या, ई सफिक्स एस अपान ई सफिक्स पी। इसे परिणमन अनुपात भी कहते हैं, परिणमन के अनुपात के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड क्या आता है, दक्षता, मतलब जो ट्रांसफार्मर होती है इसकी दक्षता पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है फ्रेंड्स, दक्षता क्या होता है, मतलब इफिशियंसी, मतलब कितना ये अच्छा वर्क कर रहा है। इफिशियंसी मतलब हम कितना आउटपुट दे रहे हैं उसके हिसाब से कितना अच्छा आउटपुट हमें मिल रहा है। तो कितना इनपुट दे रहे हैं उसके हिसाब से कितना अच्छा आउटपुट मिल रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, दक्षता, एफिशिएंसी बोलते हैं। मतलब ऊपर क्या रखोगे, हमें कितना मिला है, बटे में कितना हमने इन्वेस्ट किया है, मतलब कितना हमने लगाया है वो नीचे रहेगा अपॉन के नीचे, और कितना हमको मिला है वो ऊपर रहेगा, इंटू 100 बराबर क्या हो जाएगा, वी सफिक्स एस इंटू आई सफिक्स एस अपान वी सफिक्स पी इंटू आई सफिक्स पी, इंटू में क्या कर देंगे 100। इसको मतलब 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी।
अब जैसे यहाँ पे हमने क्या माना कि आदर्श ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि इसमें शक्ति क्षय नहीं होता, मतलब पावर डिसिपेशन नहीं होता है, मतलब जितनी शक्ति पहले थी V सफिक्स P I इंटू आई सफिक्स P, इसको हम P से डिनोट करते हैं शक्ति, P बराबर क्या होता है V सफिक्स P इंटू आई सफिक्स P होता है। जितना ये होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, V सफिक्स S इज इंटू आई सफिक्स S के। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, V सफिक्स S अपान V सफिक्स P के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, I सफिक्स, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, I सफिक्स, इसको S को इस साइड ले आएंगे तो I सफिक्स P अपान I सफिक्स S हो जाएगा, I सफिक्स S हो जाएगा। और ये वैल्यू यहाँ पे ले जाके पुट कर देंगे, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे ले जाके पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, मतलब ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में, पीछे वाले इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, I सफिक्स P अपान I सफिक्स S बराबर N सफिक्स S अपान N सफिक्स P मिल जाएगा। ये दूसरा एक रिलेशन है जिसका न्यूमेरिकल करने में हमें ज़रूरत होती है। तो ये वाला, इसे ऐसा जब भी अगर कभी होता है तो उसे क्या बोलते हैं, आदर्श ट्रांसफार्मर, मतलब 100% इफिशियंसी। मतलब ये जब ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये कट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100%। मतलब उसकी इफिशियंसी क्या होता है, पावर का लॉस होता है, मतलब उसमें पावर क्या होती है, क्षय होता है, मतलब शक्ति का क्षय होता है। कोई भी ट्रांसफार्मर क्या होता है, आदर्श ट्रांसफार्मर नहीं होता है। लेकिन जो आपके क्वेश्चन में आएगा वो क्या होता है, उसमें बोला रहता है क्या, आदर्श ट्रांसफार्मर है, मतलब उसमें शक्ति क्षय नहीं होता। तो मतलब ये कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग द वीडियो। और कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक ऐसा है जो डिफ़िकल्ट लग रहा हो, जिसकी ज़रूरत हो, उस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।